आज से 10 साल पहले इस पेन को खरीदने के लिए आपको 30 रुपए देने पड़ते थे। अगर आज इस पेन को आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। मतलब हर साल हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। इस महंगाई के कंसेप्ट को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, व्हाट इज मनी। इन सिंपल वर्ड्स, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कोई पैसे क्यों देता है? आपको कोई पैसे तब देता है जब आप सामने वाले को या तो कुछ प्रोडक्ट्स देते हो या कोई सर्विसेज देते हो। यानी जब आप किसी को कुछ वैल्यू देते हो तब आपको पैसे मिलते हैं। आपको सैलरी मिलती है आपके काम के बदले। दुकानदार को पैसे मिलते हैं उसके प्रोडक्ट के बदले। यानी जब कोई किसी को कुछ सर्विसेज देता है या कुछ प्रोडक्ट देता है, यानी वैल्यू एडिशन के बदले पैसा मिलता है। इट मीन्स मनी इज इक्वल्स टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी का इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम, जिसमें लोग गेहूं या अनाज देके बदले में गुड्स या सर्विसेज लेते थे। उसके बाद आए गोल्ड कॉइन्स, जिसके थ्रू लोग एक्सचेंज या ट्रेड करते थे। लेकिन गोल्ड के साथ ट्रैवल करना और उसमें मिलावट जैसी प्रॉब्लम की वजह से इंट्रोड्यूस हुई पेपर करेंसी, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। रियलिटी में इस पेपर करेंसी की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इस पे गवर्नर ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया साइन करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं धारक को इतने पैसे अदा करता हूँ, इसलिए इस पर सब ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रस्ट खत्म होता है, याद है वो दिन 8 नवंबर 2016 जब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे? क्योंकि गवर्नर ऑफ इंडिया ने अपना ट्रस्ट वापस ले लिया था, इसलिए इस पेपर करेंसी की वैल्यू हो गई थी 0। पेपर करेंसी के बाद इंट्रोड्यूस हुई डिजिटल पेमेंट्स, UPI, भारत पे, एटसेट्रा। एंड टुडे वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो ऐसे हुआ मनी का इवोल्यूशन बार्टर सिस्टम से लेके ऑनलाइन पेमेंट्स तक। एक कंज्यूमर को डिसेंट लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन। अगर इन सब चीज़ों की प्राइस बढ़ेंगे तो ये सेम चीज़ें खरीदने के लिए हर साल आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2022 में आप 20,000 रुपये में अपना घर चलाते थे और 2023 में सेम चीज़ें खरीदने के लिए आपको 21,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो ये 1,000 रुपये यानी कि 5% इन्फ्लेशन है। जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, अगर उसी रेट से हमारी इनकम भी बढ़े तो हमारे ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? क्या इसका मतलब हम गरीब होते जा रहे हैं? जी हाँ, अगर आपकी इनकम महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही तो आप लॉस में हैं। अगर 1 लाख रुपए आपके पास 12 साल तक ऐसे ही पड़े रहे तो 12 साल बाद उसकी वैल्यू घट के 50,000 रह जाएगी। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसका नाम है रूल ऑफ 72। इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपकी सेविंग्स एक ही जगह एज इट इज पड़ी रहे तो उसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। डिवाइड 72 बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट है 5.66%, यानी आपके आज के 1 लाख रुपए 12.5 साल बाद 50,000 रह जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस हर दिन बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास गाड़ी है। इसका इम्पैक्ट हर उस इंसान पर पड़ता है जो कंज्यूमर है। हम खाना खाते हैं। हमारे खाने को प्लेट में लाने के लिए कोई ट्रेडर रॉ मटेरियल को, कोई किसान फसल को, कोई सब्जी वाला सब्जियों को खेत से मार्केट तक लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट यूज करता है। और जब भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कस्टमर को ही पे करनी पड़ती है। इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे खाने की कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि सप्लायर उसे फुलफिल ना कर पाए, उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड कब बढ़ती है? जब हमारे पास पैसा आने लगता है। और पैसा कैसे आता है? या तो आपकी इनकम बढ़ जाए, या टैक्सेस कम हो जाए, या आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इससे होगा क्या? इससे लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन गुड्स तो लिमिटेड है, जिसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से बढ़ेगा इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। थर्ड वन इज
प्रिंटिंग एक्सेस मनी। बचपन में मुझे हमेशा ऐसे लगता था यार इतने लोग सड़क पे भीख मांगते हैं, भूखे सोते हैं, देश में इतने लोग बेरोजगार हैं, तो सरकार नोट छाप के इन लोगों में बांट क्यों नहीं देती। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेना चाहेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी और प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ेंगे। इससे होगा इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ऐसे ही ज़्यादा नोट छापकर गरीबी कम करने का आइडिया आया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। उन्होंने मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जैसे बड़े बड़े नोट छापे और लोगों में बांट दिए। लेकिन क्या इससे गरीबी दूर हुई? नो, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उस पैसे से जो चीज़ें खरीदनी थी वो लिमिटेड थी। एक टाइम तो ऐसा आया कि लोगों को एक पैकेट बिस्किट खरीदने के लिए मिलियंस पे करने पड़ रहे थे, और ये सब हुआ सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस से। इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब लोग कुछ काम करते हैं और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो बदले में उन्हें कुछ मॉनेटरी वैल्यू मिलती है। एक देश ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर सरकार लोगों को फ्री में पैसे बांटने लगे तो जिस स्पीड से लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे उस स्पीड से हमारा ना तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और ना ही उस स्पीड से हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन चीज़ों के प्राइजेस ज़रूर बढ़ेंगे। तो हम अनलिमिटेड नोट तो छाप सकते हैं, लेकिन हम अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे नोट्स प्रिंट करने से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ता है और कैसे मनी की वैल्यू कम होती है। वैसे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कुछ बेसिक फैक्टर्स जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें फिनजीनियस को। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।